गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। पिछले वीडियो में हमने ध्वनि कविता पढ़ी जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखा है, और आज हम पढ़ेंगे लाख की चूड़ियाँ जो हमारा दूसरा चैप्टर होगा। पहले चैप्टर जो ध्वनि है उसकी क्वेश्चन आंसर आपको 1-2 दिनों में मिल जाएगी, इसी चैनल पर मिल जाएगी आपको, तो आप चैनल विजिट करते रहें। और अभी हम पढ़ेंगे लाख की चूड़ियाँ। तो लाख की चूड़ियाँ एक कहानी है जिसको लिखने वाले जो लेखक का नाम है वो है कामता नाथ। ठीक है, आप अगर कहानी के अंत में देखेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा, या फिर आप कंटेंट में देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो मैं कहानी शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, कविता तो काफ़ी छोटी थी, कामता नाथ ये लेखक के नाम है, और कविता तो काफ़ी छोटी थी इसलिए वो एक वीडियो में कवर हो गई, लेकिन कहानी काफ़ी बड़ी है, 6 पेज की कहानी है। तो इसको अगर हम एक वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लगभग 1 घंटे जैसी। एक्सप्लेन करते करते ये पूरा 1 घंटा लग जाएगा। तो 1 घंटे की वीडियो ना तो मेरे लिए बनाने में आसान होगा, ना ही आपको देखने में। तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, एक पार्ट में आधी कहानी होगी, फिर दूसरी पार्ट में आधी कहानी होगी। तो चलिए हम पहली पार्ट की शुरुआत करते हैं, और कहानी का नाम है ये लाख की चूड़ियाँ। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो कहानी की शुरुआत में लेखक लिख रहे हैं, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर है वो कोई है, हम जो कहानी में धीरे धीरे आगे जाकर जान लेंगे। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि उनको, यानी जो भी कह रहा है, उनको पूरे गांव में बदलू जो है वो सबसे अच्छा आदमी लगता था। और क्यों लगता था? क्योंकि बदलू उन्हें सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। हम घर में अपने माँ को, बहन को, या फिर जो बड़ी औरतें होती है सोसाइटी में, नेबर में, उनको हम देखते हैं कि वो चूड़ियाँ पहनती है। तो कुछ चूड़ियाँ अलग चीज़ों की बनती है, जैसे कांच की बनती है, और कुछ चूड़ियाँ लाख की बनी होती है। लाख एक तरह का मटेरियल है जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती है, जो दिखने में प्लास्टिक जैसा होता है, बट वो एक्चुअल प्लास्टिक नहीं होता। ठीक है, आप अपने घर पे देखेंगे अपनी माँ की चूड़ियों को तो आप समझ जाएंगे कि अलग अलग टाइप की चूड़ियाँ होती है। तो जो थोड़ी मोटी मोटी चूड़ियाँ होती है ना, उसको वो लाख से बना होता है, जैसे बैंगल्स होते हैं ना वो। तो कहते हैं कि वो बदलू जो है वो मुझे पूरे गांव में सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वो मुझे लाख की गोलियां बनाकर देता था। वो मार्बल गुट्टी जो हम कहते हैं ना, वही। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती है। और वो कह रहे हैं कि मुझे अपने मामा के घर जाने में सबसे मजा इसलिए आता था, सबसे ज्यादा मजा, चाव यानी बहुत मन से जाना, मेरा मन इसलिए करता था मामा के घर जाना, क्योंकि जब भी मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास बहुत सारी गोलियां होती थी। वही जो मार्बल गुट्टी की बात हो रही है ना, वही, वो बहुत सारी गोलियां मेरे पास होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। और कहते हैं कि मेरे पास वो जो गोलियां होती थी वो बहुत कलरफुल होती थी, रंग बिरंगी होती थी, जो किसी भी बच्चे के मन को मोह लेती, यानी किसी भी बच्चे को वो पसंद आ जाता है। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका करता था। फिर कह रहे हैं कि वैसे तो मामा के घर के होने के वजह से, मामा के गांव के होने की वजह से मुझे भी उनको मामा कहना चाहिए था, बदलू मामा, लेकिन मैं उनको मामा न कहकर बदलू काका कहता था। ठीक है, ऐसा हम देखते हैं, हम अपने भी अगर मामा के घर जाते हैं तो उनके जो रिलेटिव हैं उनको ज़्यादातर लोगों मामा ही कहते हैं, अगर उनके ही एज के हैं तो रिलेशन में वो भी मामा ही लगते हैं। तो यहाँ जो लेखक है, यानी जो बच्चा है जो कहानी सुना रहा है, वो भी बदलू को मामा कहना चाहिए था, लेकिन वो मामा नहीं कहता, काका कहता है। फिर आगे हम जानेंगे क्यों उसको मामा न कहकर काका कहता है। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। अब कारण ये बता रहे हैं कि मैं उनको मामा न कहकर काका क्यों कहता था, क्योंकि उस गांव के जितने बच्चे थे वो सब बदलू को मामा न कहकर काका कहते थे। तो ऐसा होता है, हम जब छोटे होते हैं तो हम अगर किसी को कोई उनको अगर अंकल कह रहा है तो हम भी उनको अंकल कह लेते हैं। हमें नहीं पता कि रिलेशन क्या होता है, हम जब छोटे होते हैं तो हमको नहीं पता कि रिलेशन कैसे बनता है, किसको क्या बुलाया जाता है। तो हम जो सुनते हैं वही बुलाने लगते हैं, या अगर हमें मालूम होता है तो उस हिसाब से बुलाते हैं। तो यहाँ क्या था, ये छोटे थे, लेखक छोटे हैं यहाँ पे, उनको नहीं पता कि उन्हें क्या है, लेकिन वो कहते हैं कि मामा के घर के होने की वजह से मुझे उनको मामा कहना था, लेकिन गांव के और जो बच्चे हैं आस पड़ोस के वो उनको काका कहते थे, इसलिए मैं भी उनको मामा न कहकर बदलू काका ही कह देता था।
बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। ठीक है, फिर कहते हैं कि बदलू का जो दुकान है, बदलू का जो घर है, मकान यानी घर, वो कुछ ऊंचा पर बना था, यानी उसका जो घर था वो कुछ ऊंचे जगह पे बना हुआ था और उसके सामने एक सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। यानी एक सहन था और उसमें एक पुराना, जो बहुत एक बड़ा सा और बहुत टाइम पहले लगा हुआ एक नीम का वृक्ष था। नीम का पेड़ पता है सबको। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। ठीक है, फिर वो क्या करता, वो जो सहन यानी एक छोटी सी झोपड़ी होती है, तो वहाँ पर एक नीम का पेड़ था और उसी झोपड़ी में वो बैठकर वो अपना काम करता था। और काम क्या करता था, वो एक वहाँ पे भट्टी दहकती रहती थी। भट्टी दहकना मतलब जहाँ आग जलाया जाता है। ठीक है, आप अगर किसी लोहार के दुकान पर गए हो जहाँ लोहा पिघलाया जाता हो या लोहे को गर्म करके उससे पीटा जाता है, तो अगर उस दुकान पर गए हो तो आपको पता होगा कि भट्टी क्या होता है। भट्टी यानी एक आग जल रही होती है, उसमें आप कुछ भी डालोगे तो वो गल जाएगा, इतना ज़्यादा आग होता है इसमें। तो वहाँ एक भट्टी दहकती रहती थी और उसमें वह लाख पिघलाया करता था, जिससे वो गोलियां बनाता था। उस लाख को उसमें वह रखकर उसे पिघलाता था, यानी मेल्ट करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। फिर कहता है कि उसके सामने एक चौखट पड़ी रहती थी, यानी एक फ्रेम टाइप का एक लकड़ी होता है, जो फ्रेम होता है, और उसमें क्या करता है, जब लाख जो पिघलाता है, जब वो मेल्ट हो जाता है, जब वो सॉफ्ट हो जाता है, तब उसको क्या करता है, उसे सलाख के समान, सलाख का मतलब होता है जैसे छड़ होता है, रॉड देखते हो तो उसको सलाख कहते हैं। ठीक है, तो वो सलाख के समान क्या करता है, उसको पहले पतला करके चूड़ी का आकार देता था। यानी आप चूड़ी जो बेंगल्स देखते हैं तो बेंगल्स कैसा होता है, पतला सा होता है, उसको राउंड किया जाता है। तो ठीक उसी तरह जब वो लाख को पिघलाकर उसको सलाख के जैसा, यानी लोहे का जो रॉड होता है उसकी तरह, उसकी आकार का, फिर उसको चूड़ी का आकार देता था, यानी उसको सर्कल बनाता था, गोल बनाता था। ठीक है, पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरिया रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। और उसके सामने कह रहे हैं कि 4-6 यानी 4-5 या 6 अलग अलग शेप की बेलन नुमा, जो रोटियां बेलते हैं ना वैसी बेलन, तो बेलन नुमा उसके जैसे एक मुंगेरिया रखी रहती थी, यानी लकड़ी की एक चीज़ होती है जिससे बेंगल्स को शेप दिया जाता है। तो वो रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली होती थी और पीछे से कुछ मोटी होती थी। यानी उनका शेप ऐसा होता था कि फ्रंट साइड वाला पार्ट वो थोड़ा पतला होता था और पिछला वाला पार्ट थोड़ा मोटा होता था। ठीक है, लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है, ये चूड़ी बनाने के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो बदलू था वो क्या करता था, वो अपने सहन में बैठकर भट्ठी में लाख को पिघलाता था, फिर उसको सलाख के यानी रॉड के शेप में, रॉड के आकार में उसको फिर चूड़ी का आकार देता है, यानी उतना पतला करके फिर उसे चूड़ी बनाता, चूड़ी का आकार यानी सर्कल बनाता। फिर उसको मुंगेरी जो अपने पास उसके पास थे मुंगेरिया, उसके हिसाब से वो फिर उसको क्या करता, कुछ पतली और पीछे से मोटी जो होती थी वो मुंगेरियों से लाख की चूड़ियों को आकार देता था, यानी वो सर्कल बनाता था और मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। यानी चिकना यानी पूरा प्लेन स्मूथ बना देना। ठीक है, आप जब चूड़ियों को छुएंगे तो आपको लगेगा जैसे कितना स्मूथ है, आपको कहीं से पकड़ने पर कुछ भी पता नहीं चलेगा, सब एकदम सॉफ्ट लगता है, सब प्लेन लगता है। ठीक है, तो आप कहीं भी अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हैं कि चूड़ी कैसे बनाया जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि वो पूरा चीज़ दिखा दिया जाएगा। जो ट्रेडिशनल वे है, मशीनों में तो अलग तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल वे यही है। और फिर क्या करता था, एक एक करके वो पूरे हाथ की, यानी पूरे जो चूड़ियाँ पहननी जाती है, जितने चूड़ी पहनते हैं हम, वो सारी चूड़ियाँ बना लेने के बाद वो क्या करता, वो उन चूड़ियों को रंग करता है, उस पर पेंट करता है। ठीक है, फिर आगे बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया यानी एक बैठने की, जैसे टूल होता है ना, स्टूल कहते हैं ना, वो 4 पैर लगे होते हैं, छोटी सी चीज़ होती है जो ज़मीन से थोड़ी सी ऊपर होती है, जिस पर बैठकर आदमी काम करता है या बैठता है। तो कह रहे हैं कि बदलू यह कार्य सदा ही, जो भी अपना वो चूड़ी बनाने का काम करता था, वो हमेशा एक मचिए पर बैठकर करता था, जो बहुत ही पुरानी थी, और वो बहुत पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिससे वह बीच बीच में पीता रहता। हुक्का यानी जैसे एक सामान होता है जिसमें कुछ
आग जलाया जाता है और फिर उसको उसकी एक पाइप लगी होती है और पाइप से लोग धुएं को खींचते हैं। वही एक गंदी सी आदत है, लेकिन पहले के लोगों को ये होती थी। तो हुक्का रखा रहता था और उससे बीच बीच में काम करता रहता था और बीच बीच में उससे पी लेता था हुक्का। गाँव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता, और वो कह रहे हैं कि जब मैं मामा के घर जाता, तो क्योंकि बदलू तो मामा के गांव में रहता था, तो जब भी मामा के घर जाते तो वहाँ जो दोपहर का समय होता था वो अधिकांश था, यानी ज़्यादातर वो दोपहर को जाकर बदलू के पास बैठते थे, वहीं पे अपना टाइम स्पेंड करते थे। वह मुझे लला कहा करता था और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। और वो क्या करते हैं कि जब भी मैं जाता तो मुझे लल्ला बुलाते हैं, और जब भी मैं जाता था तो मेरे लिए बैठने के लिए एक मछिया मंगवा देते थे। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। फिर कहते हैं कि मैं वहाँ बैठकर घंटों तक बैठा रहता था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक बैठा रहता था और उसको मैं चूड़ी बनाते हुए देखता रहता था। लगभग वह रोज यानी डेली 4-6 यानी तकरीबन 6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था। 6 जोड़ी चूड़ियाँ यानी पेयर, 6 पेयर, ठीक है। तो 12 चूड़ियाँ होती है, तो 10 या 12 चूड़ियाँ वो रोज़ बना लेता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। और फिर क्या कहते हैं, वो जो बच्चा है, जो लेखक अभी हैं, वो कह रहे हैं कि वो जब चूड़ियाँ बना लेता तो उसको बेलन पर चढ़ा देता। तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि वो बेलन नुमा आकार कैसा था, आगे से पतला और पीछे से मोटा था। यानी आप समझ रहे कि उसका प्रयोग किया जाता है, जो चूड़ी है उसको गोल करने के लिए, ठीक है, और उसको स्मूथ बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो उस पर वो चूड़ियों को चढ़ा देता था और उसको कह रहे हैं कि उसको इस प्रकार देखता था जैसे वो बेलन नहीं है, किसी नववधू यानी नई दुल्हन है और उसका हाथ है। तो यानी वो जो शेप देता था, वो जो शेप होता था, जैसे हाथ में चूड़ियाँ पहनने के बाद जैसे दिखती है, लगभग वैसा ही दिखता था। यानी वो इमेजिन करता था कि हाँ, इसे कोई चूड़ी, अगर इस चूड़ी को कोई पहनेगा तो वो कैसा दिखेगा। तो वही कह रहे हैं कि वो इस तरह से देखता था जैसे वो बेलन नहीं है, जैसे कोई नई दुल्हन की, नववधू यानी नई दुल्हन की कलाई हो यानी हाथ हो, ठीक है। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बदलू ऐसा करके क्या समझने की कोशिश करता है, लेकिन बदलू जानता था कि बदलू क्या देख रहा था ऐसे करके, ठीक है। आगे देखते हैं। बदलू मनिहार था। मनिहार यानी जो जैसे आता है ना गांव में, मनिहारी का सामान ले लो, चिल्ला चिल्ला कर बेचते हैं गलियों में, माने यह मेकअप का जो सामान बेचते हैं उसको कहते हैं मनिहार, ठीक है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। और कहते हैं कि चूड़ी बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी उनके दादा परदादा भी यही काम करते थे, उनका भी प्रोफेशन यही था, वो चूड़ियाँ बनाते थे, चूड़ी बनाना ही उनका जो प्रोफेशन था, ठीक है, उसका भी था और उसके पिता परदादा, दादा परदादा की भी थी। पैतृक यानी पिता से जो मिलता है उसको पैतृक कहते हैं, ठीक है। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, और कहते हैं कि वो सच में बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। कह रहे हैं कि वो जो चूड़ियाँ बनाता था वो सेल भी बहुत होता है। खपत यानी सेल होना, सेल भी बहुत होती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। और कहते हैं कि वो उस गांव की जो औरतें थी वो तो उसकी चूड़ियाँ पहनती थी उसकी बनाई हुई, लेकिन उसके आसपास के जो गाँव की औरतें थी वो भी उनसे चूड़ियाँ लेकर जाती थी, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। फिर कहता है कि लेकिन वह कभी भी अपनी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। कहते हैं कि वो पैसे लेकर अपनी चूड़ियाँ नहीं बेचता था, बल्कि वो अभी भी बार्टर सिस्टम फॉलो करता था, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय में क्या होता है, एक सामान देकर दूसरी सामान ली जाती है, उसमें पैसे नहीं दिए जाते, पैसे के बदले सामान नहीं लेते, बल्कि एक सामान लेना है तो आपको उसकी ज़रूरत की दूसरी सामान देनी पड़ेगी। तो वो क्या करता था, वो उसके यहाँ क्या चलता था, कोई भी अनाज यानी खाने पीने की चीज़ें देकर उससे चूड़ी लेकर जा सकता था। वो पैसे से चूड़ियाँ नहीं बेचता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। कहते हैं कि वो स्वभाव से बहुत सीधा था, यानी बहुत अच्छा शांत आदमी था और उसको मैंने कभी भी किसी से झगड़ा करते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। कहते हैं कि शादी ब्याह के अवसर पर हमेशा वो जिद करता था, लेकिन आदमी अच्छा था, वो कभी झगड़ा नहीं करता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। तो आप समझते हैं कि जब शादी होती है तो लोग ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में चूड़ियाँ खरीदते हैं, तो उस समय वो
ऐसे तो आदमी अच्छा था, कभी झगड़ा नहीं करता था, लेकिन जब शादी ब्याह के मामले में जब उससे चूड़ियाँ खरीदी जाती थी तब वो जिद पकड़ लेता था। यानी वो जो मांगता था, जितने कीमत में बेचना चाहता था उतने ही कीमत में बेचता था, वो कम नहीं करता था उस समय। यानी वो जिद पे अड़ जाता था कि आपको अगर ये चाहिए तो मुझे ये चीज़ें देनी पड़ेंगी, अगर आप नहीं देंगे तो मैं चूड़ियाँ नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये बात थी। कह रहा है कि भले कोई पूरा जीवन अपना उससे चूड़ी खरीद कर ले जाए, उसको कुछ ना दे, उसको सामान ना दे, चलेगा, लेकिन शादी ब्याह के मामले में वह ये सारी चीज़ें बराबर कर लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। फिर कहते हैं कि आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा से किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। फिर कहते हैं कि जो चूड़ियाँ होती है वो सुहाग की निशानी मानी जाती है हमारी हिंदू मान्यता में। तो कह रहे हैं कि जो सुहाग का जोड़ा होता है वो उसकी बात ही कुछ और होती है, वो आम चूड़ी की तरह नहीं होती है, ठीक है ना, उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। फिर कहते हैं कि मुझे याद है कि एक बार मामा के यहाँ किसी लड़की का विवाह हो रहा था और उसमें किसी बात पर वह बिगड़ गया था, यानी उसे गुस्सा आ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गया, यानी उसको मनाने में बहुत मुश्किल हो गई थी, उसको कोई मना ही नहीं पा रहा था, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यानी आप कह रहे हैं कि वो कभी नॉर्मल टाइम में कभी भी अपनी चीज़ों को पैसों से नहीं बेचता था, वो सामान लेकर अपनी चूड़ियाँ दे देता था, या किसी को अगर चाहिए तो ज़रूरत पड़ने पर वो मुफ्त में भी दे देता था, फ्री में भी दे देता था। कभी वो किसी से झगड़ा नहीं करता पैसों के लिए या सामान के लिए। लेकिन शादी ब्याह के मामले में वो जो मांगता उसे फिर देना पड़ता, वो उस समय नहीं मानता था, उस समय जिद पकड़ लेता था। ठीक है, तो कह रहे हैं कि शादी ब्याह जब होती किसी की गाँव में तो उस समय उसके चूड़ियों का मूल्य जो वो कभी फ्री में दे देता था या कभी किसी सामान के बदले देता था, उस समय उसके चूड़ियों का जो मूल्य है, जो कीमत है, वो बढ़ जाती थी। और उस समय क्या क्या मिलता है उसको चूड़ी के बदले, वो अगर किसी के घर में शादी हो रही है और वहाँ वो अगर चूड़ी देने जाए तो उसके बदले में उसके घर वाली को यानी उसकी पत्नी के लिए कपड़े मिलते, ढेर सारा अनाज मिलता और उसको अपने लिए पगड़ी भी मिलती, जो सिर पर पहनते हैं पगड़ी भी मिलती, और रुपए जो मिलते हैं सो अलग। यानी लोग खुश होकर उसे ज़्यादा चीज़ें देते हैं और वो ले लेता था उस समय। लेकिन सामान्य दिनों में, नॉर्मल दिनों में वह कभी भी अपनी चूड़ी को पैसों से नहीं बेचता था। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। और फिर कहता है कि आदमी बहुत अच्छा था, वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, बस शादी ब्याह के मामले में थोड़ा बहुत जिद करता था, लेकिन आदमी बहुत अच्छा था। तो कहते हैं कि उसके अपने जीवन में अगर किसी चीज़ से चिढ़ होती थी, किसी चीज़ के को देखकर उसे गुस्सा आता था, तो वो था कांच की चूड़ी। अब कांच की चूड़ी और लाख की चूड़ी में अंतर होता है। आप बेंगल्स में और नॉर्मल जो चूड़ियाँ लोग पहनते हैं उसमें बहुत अंतर होता है, आप देखकर समझ जाएंगे। तो जो बेंगल्स है वो लाख की चूड़ियाँ होती है, ठीक है, वो लाख से बनती है। और जो कांच की चूड़ियाँ है वो नॉर्मल चूड़ियाँ है जो आजकल मशीनों में ज़्यादातर बनती है। बेंगल्स भी बनते हैं, लेकिन बेंगल्स लोग हाथों से बना हुआ बेंगल्स ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसे गुस्सा आता था कांच की चूड़ियों को देखकर, यानी शीशे से बनी चूड़ियों को देखकर उसे गुस्सा आता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। और कहता है कि उसे सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ बुरा लगता तो वो बस कांच की चूड़ियाँ उसे बुरी लगती। और वो अगर किसी स्त्री के हाथों में, अपने गांव के या आसपास के गांव के किसी स्त्री के हाथ में, किसी औरत के हाथ में अगर वो कांच की चूड़ियाँ देख लेता तो वह मन ही मन बहुत गुस्सा करता। और कभी कभी तो अगर वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता तब वो दो चार बातें भी सुना देता था, यानी उसे डांट भी देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। और कहते हैं कि मुझसे वो बहुत देरी बात करता था, मैं जितना ज़्यादा टाइम उसके साथ बीता था तो वो भी मेरे से उतना ही घंटों बातें किया करता था। कहते हैं कि कभी वो मेरे पढ़ाई के बारे में मुझसे कुछ पूछ लेता था, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछ लेता था, क्योंकि वो बच्चा जो था, जो वो शहर में रहता था, वो मामा के घर गाँव आया करता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला। तो कह रहे हैं कि मैं उससे कहता था कि शहर में तो सारे लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो जवाब देता है कि शहर की बात और है लल्ला। लल्ला प्यार से किसी बच्चे को बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो कहता है कि लल्ला शहर की बात कुछ और है, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। फिर वो थोड़ा
मजाक करते हुए कहता है कि देखो लल्ला, शहर की बात कुछ और है, वहाँ का जो नियम कानून है थोड़ा अलग है। वहाँ की औरतें तो अपने मर्दों की कलाई पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है। यानी वो कह रहा है कि जो शहर की औरतें होती हैं उनकी कलाई जो है, उनकी जो हाथ है वो नाजुक होता है, यानी कोमल होता है, और वो अगर लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनका कलाई में मोच आ जाएगा, इनकी कलाई में दर्द हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेंगल्स जब आप देखेंगे, लड़की अच्छे से समझ रही होंगी कि बेंगल्स क्या होता है। और बेंगल्स थोड़ी टाइट होती है और मोटी होती है नॉर्मल चूड़ियों से। तो चूड़ियाँ आसानी से हम पहन सकते हैं, उतार सकते हैं, लेकिन बेंगल्स को आसानी से पहना और उतारा नहीं जा सकता है, तो उससे थोड़ी दर्द भी हो सकती है। तो वही वो मजाक उड़ाते हुए कह रहा है शहरों की औरतों की कि वहाँ की जो औरतें हैं उनकी कलाई थोड़ी कमज़ोर होती है, हाथ कमज़ोर होती है, इसलिए वो कांच की चूड़ियाँ पहनती है। बेंगल्स की पहनेंगी यानी लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनको मोच आ जाएगा। मोच आ जाना यानी दर्द होना। ठीक है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। कहते हैं कि कभी कभी मेरी अच्छे से खातिरदारी करता, यानी मेरी सेवा भी करता था। जब तक उसके घर में गाय दूध देती थी तब तक वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और जब कभी आम की खेती, आम का सीज़न होता तब वो मैं वहाँ से 2-4 आम भी खा कर आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। कहते हैं कि ये सारी चीज़ें तो अलग बात है, मैं उससे बातें करता, वो मुझसे बातें करता है, वो मुझे खाना खिलाता है, मेरे लिए मच्छी मंगाकर मुझे बैठने को जगह देता है, मुझसे अच्छे से बात करता है, ये सारी बात एक तरफ। लेकिन मैं उसको क्यों पसंद करता था, इसका मेन कारण था कि मैं जब भी जाता था, यानी लगभग मैं रोज़ उसके पास जाता था और वो रोज़ मुझे 1 या 2 गोलियां बनाकर देता था, इसीलिए मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। बहुधा यानी बहुत अधिक। तो कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुधा यानी प्रायः हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। और कहते हैं कि मैं वहाँ 1 या आधे महीने तक रहकर फिर मैं स्कूल जब खुलने का टाइम होता तो फिर मैं वापस अपने घर चला आता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। फिर कहते हैं कि मैं 2-3 बार ही गया था इस तरह से अपने मामा के घर गर्मी की छुट्टियों में, कि मेरे पिताजी की बदली हो गई। बदली होना यानी ट्रांसफ़र हो जाना। ठीक है, एक दूर के शहर में बदली हो गई, ट्रांसफ़र हो गया उनका, जो अभी वो जहाँ रहते थे वहाँ से दूर था काफ़ी। और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। और उसके बाद मैं लंबी अवधि यानी एक बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका उसके बाद से। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। और कहते हैं कि 8-10 साल बाद मैं फिर मामा के घर गया उस घटना के बाद से, उस ट्रांसफ़र के बाद से। और तब तक मैं इतना बड़ा हो गया था कि अब उन गोलियों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, दिलचस्पी नहीं रह गई। ठीक है, जब हम छोटे होते हैं तो मार्बल गुट्टी खेलते हैं, बट बड़े होने के बाद नहीं खेलते हैं। ठीक है ना, उसी तरह से वो लेखक जो है वो भी बड़े हो गए हैं, अब उनको उन गोलियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, रुचि नहीं रह गई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। फिर क्या हुआ, फिर वो ध्यान देते हैं कि अब तो मुझे गोलियों में इंटरेस्ट रहा नहीं, इसलिए अब मुझे बदलू की याद भी नहीं आई, बदलू के बारे में ध्यान में भी नहीं आया, क्योंकि उन्हें बदलू तो इसीलिए पसंद था क्योंकि वो गोलियां बना कर देता था। तो अब उनके ध्यान में बदलू नहीं आया। लेकिन फिर इसी बीच वो देखते हैं कि गांव की लगभग सभी स्त्री यानी लगभग मैक्सिमम जो लेडीज़ है वो सब कांच की चूड़ियाँ पहन रखी है। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। बिरले यानी रेयरली। ठीक है, रेयरली ही उनको किसी औरत के हाथ में लाख की चूड़ियाँ दिखाई दी, यानी बहुत ही कम लोगों ने लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थी। अधिकांश लोगों ने कांच की चूड़ियाँ पहन ली थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और ये देखते देखते उन्हें अचानक से याद आया बदलू के बारे में। वो जो लाख की चूड़ियाँ और शीशे की चूड़ियाँ देखते रहे, उस समय उनको अचानक से याद आता है कि बदलू की बात याद आती है। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। और घटना
क्या घटी थी कि उनके घर में मामा की जो छोटी लड़की थी, घर का जो आंगन होता है, घर का जो मिडिल वाला पार्ट होता है, वहाँ पर क्या हुआ, वो फिसल कर गिर गई, पैर स्लिप हुआ और गिर गई। और गिरने के कारण क्या हुआ, उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियाँ थी वह टूट गई और उसके कलाई में यानी उसके हाथ में घुस गई। तो घुसने की वजह से खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, उस समय उनके मामा घर पर नहीं थे, यानी काम पर गए होंगे या बाहर किसी काम से गए थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करानी पड़ी और लेखक को ही मामा की छोटी लड़की की मरहम पट्टी जो भी करानी थी वो लेखक को कराना पड़ा। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। और उसी समय उनको अचानक से बदलू की याद आती है और सोचते हैं कि जरा मैं जाऊं, उससे मिलकर आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया और फिर वो शाम कर घूमते घूमते उससे मिलने के लिए बदलू के घर गए। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था और बदलू आज भी वहीं जो सहन के बाहर जो पुरानी नीम की पेड़ थी उसी के नीचे वो एक चबूतरे पर, नीम के नीचे एक चबूतरे पर एक खाट पर, एक खटिया जो होता है ना, खटिया पर वह लेटा हुआ था, यानी आराम कर रहा था सोकर। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। तो लेखक ने बदलू को नमस्ते बदलू काका कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। और उसने भी नमस्ते कहा, नमस्ते भैया, और फिर वो उठकर खाट पर बैठ जाता है। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। फिर लेखक कहते हैं कि वो मुझे नमस्ते तो कहा लेकिन वो मुझे पहचान नहीं पाया और बहुत देर तक मुझे निहारता रहा, यानी मुझे देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, कहता है वो अपना परिचय देते हुए, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया और इस तरह से उन्होंने कहा कि मेरा नाम जनार्दन है और मैं आपसे गोलियां बनवा कर ले जाता था बचपन में। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। यानी जब लेखक ने अपना परिचय दिया तब भी उसे बात अचानक से याद नहीं आई, फिर वो थोड़ी देर सोचता रहा। ठीक है, मानो वह अपने स्मृति पटल, स्मृति यानी सोच, पटल यानी जो बेस होता है उसको कहते हैं। तो यानी वो सोच रहा था अपने दिमाग में और सोचने के बाद उसे याद आया। फिर वो कहता है कि आओ आओ लल्ला बैठो। उसे याद आ जाता है कि बचपन में उन्हें वो लल्ला कहता था, इसलिए वो फिर अभी भी कह रहे हैं कि आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। फिर वो कहता है कि बहुत दिन बाद इधर आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। और फिर वो चारपाई पर बैठ रहे हैं, उसी समय वो जवाब भी देते हैं कि हाँ, इधर आना बहुत दिनों तक नहीं हुआ काका। कुछ देर फिर शांति रही, मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई न ही भट्टी। और फिर थोड़ी देर वो चुपचाप बैठे रहे और फिर वो अचानक से इधर उधर देख रहे थे, तब उनको वो ना तो मचिया नजर आ रहा था और ना ही वो भट्टी जिसमें वो लाख पिघलाकर चूड़ियाँ बनाया करता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा जब उनको वो मचिया भी नज़र नहीं आया और जब उनको वो भट्टी भी नज़र नहीं आया, तब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आजकल काम नहीं करते काका। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। और वो जवाब देता है बदलू कि नहीं लल्ला, काम तो बंद हुए बहुत साल हो गए, अब तो कोई मेरी बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनता। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि नहीं, अब तो गांव के लोग लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं, अब वह कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। सभी लोगों को कांच की चूड़ियाँ पसंद आती है और सब अब जान गए हैं कि कांच की भी चूड़ियाँ होती है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। फिर ये सारी बातें करने के बाद थोड़ी देर चुप रहता है और फिर बोलता है, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। और फिर वो कहता है कि अब तो मशीनी युग है ना, अब तो सब काम मशीन से होता है ना, और अब तो खेत भी मशीन से जोती जाती है। और फिर कहता है कि मशीन से जो सुंदर चूड़ियाँ बनती है वैसी चूड़ी लाख की चूड़ियाँ उतनी सुंदर नहीं हो पाती है, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वो बता रहा है कि अब जो दुनिया है वो मशीनी युग हो गई, अब सब काम मशीन से होता है। पहले जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती थी, अब सारी चीज़ें मशीन से होती है। और मशीन क्या होता है, आदमी से ज़्यादा अच्छा सामान बनाता है, ज़्यादा सुंदर बनाता है। इसलिए अब क्या है, अब मेरा काम बंद हो गया है और सब लोग कांच की चूड़ियाँ ही पहनना पसंद करते हैं। तो ठीक है, हम बाकी के जो पार्ट है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।